हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के सेशन में अगेन हम लोग बात करेंगे बीपीएससी कंप्यूटर टीचर के बेस्ट 25 क्वेश्चंस पर, और आज है इसका डे 8। मुझे पूरी तरीके से उम्मीद है कि आपने डे 1 से लेकर डे 7 तक सभी सेशंस को अच्छे से देखा होगा। जितने भी अच्छे पॉइंट्स होंगे, जितने भी नए पॉइंट्स आपको लगे होंगे, वो आपने नोट डाउन भी किया होगा। तो चलिए आज के सेशन में मुझे बताइएगा कि आपको लेवल ऑफ क्वेश्चन कैसा लगा, और साथ ही साथ आपने आउट ऑफ 25 कितना स्कोर किया, ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए विदाउट फर्दर एडू गाइस, शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। साथ ही साथ आपको यह भी बताते चले कि वो कैंडिडेट्स जो बीपीएससी कंप्यूटर टीचर की तैयारी कर रहे हैं और कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं बिहार में, वो कंप्यूटर क्लासेस को लेकर काफी परेशान हैं, लेवल को लेकर काफी डाउट में हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, लेवल कैसा होगा, इनको लेकर भी काफी परेशान रहते हैं। तो अगर आपको डाउट है कि कहां से पढ़ें, कितना पढ़ें, एक्यूरेट कितना होगा, क्या ना पढ़ें और किस पर ज्यादा फोकस किया जाए, तो इसके लिए आप इस कोर्स में कनेक्ट कर सकते हैं, जहां पर आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया जा रहा है। सबसे पहला फोकस है एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस पर। फिर उसके बाद उस सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद हम लोग और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनर भी जानता है कि एनसीईआरटी सिलेबस से पूरा पूरा नहीं दिया जाएगा, है ना। वहां से मैक्सिमम आएगा एग्जाम में, नो डाउट, लेकिन उसके अलावा भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बहुत डिटेल में पढ़ने होंगे, राइट। तो अगर आप बढ़िया तरीके से बिल्कुल बेसिक से इन डेप्थ पढ़ना चाहते हैं, वीडियोस, मॉक टेस्ट, पीडीएफ की मदद से रिवाइज करना चाहते हैं, जितने भी कंप्यूटर टीचर में अभी तक एग्जाम हो चुके हैं, चाहे वो DSSB का हो, केवीएस हो या एनवीएस, सभी के अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स से कनेक्ट हो जाइएगा। जो बेस्ट कोर्स है, जहां आपको कंप्लीट सिलेबस कवर मिलने वाला है गाइस। डेली क्लासेस चल रही हैं 8 PM पर लाइव। अगर आप लाइव नहीं जुड़ पाते हैं तो इस सेशंस को आप लोग रिकॉर्डेड मोड में भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ डेली बेसिस पर बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं और बहुत सारी रिकॉर्डेड क्लासेस भी यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए गाइस, आप इस कोर्स से बिल्कुल कनेक्ट होइएगा, साथ ही साथ प्रैक्टिस करते हैं यहां पर भी। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। प्रीवियस सेशन में बैक टू बैक 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना था। आप टैलेंटेड तो हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, आपने तीनों के आंसर सही दिए हैं। आइए एक बार चेक कर लेते हैं। यह था पहला क्वेश्चन, डैश इज द एक्ट ऑफ सीक्रेटली और स्टील्थली लिसनिंग टू द प्राइवेट कन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन ऑफ अदर्स विदाउट देयर कंसेंट। बिना किसी की परमिशन के सीक्रेट और चुरा कर उसकी इंफॉर्मेशन को सुनना, प्राइवेट कन्वर्सेशन को सुनना, प्राइवेट कम्युनिकेशन को सुन लेना, ये किस तरीके के क्राइम में आता है? डिनायल ऑफ सर्विस, ईव्सड्रॉपिंग, फिशिंग या साइबर क्राइम? बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है, दैट इज कॉल्ड ईव्सड्रॉपिंग। ईव का मतलब होता है एक तरीके का हैकर। हैकर को कई बार हम लोग प्यार से तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ, उसको कई बार ईव भी बोलते हैं। और इस तरीके की एक्टिविटी को जहां पर वो छुपकर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करता है, इसे क्या बोलेंगे? ईव्सड्रॉपिंग। वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था डेटाबेस से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नो एसक्यूएल डेटाबेस? इनमें से कौन सा नो एसक्यूएल डेटाबेस है? एसक्यूएल सर्वर, मोंगोडीबी, कैसेंड्रा या नन ऑफ दीज? हम जानते हैं कि मोंगोडीबी और कैसेंड्रा ये नो एसक्यूएल है, लेकिन एसक्यूएल सर्वर ये नॉट अ नो एसक्यूएल है, ये नो एसक्यूएल नहीं है। तो करेक्ट क्या होगा? एसक्यूएल सर्वर। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर एसक्यूएल और नो एसक्यूएल में क्या डिफरेंस है? आइए समझ लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसक्यूएल डेटाबेस
एंड नो एसक्यूएल डेटाबेस। हम जानते हैं एसक्यूएल का मतलब है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो कि एक ऐसे डेटाबेस को रिप्रेजेंट कर रहा है जो स्ट्रक्चर्ड मैनर में है। लेकिन ज्यादातर केसेस में जो डेटाबेस होता है वो तो नॉन स्ट्रक्चर्ड होता है, उसे हमें स्ट्रक्चर करना होता है। तो अगर कोई डेटाबेस ऐसा है जो कि स्ट्रक्चर्ड नहीं है, जो कि सिस्टमैटिक नहीं है, अब उस केस में हम उसको क्या बोलेंगे? नो एसक्यूएल डेटाबेस के थ्रू उसमें हम डेटाबेस को अरेंज करेंगे। तो नो एसक्यूएल मतलब नॉन स्ट्रक्चर और एसक्यूएल का मतलब स्ट्रक्चर्ड। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर कौन सा ज्यादा बेहतर है, एसक्यूएल ज्यादा बेहतर है कि नो एसक्यूएल? देखो, ज्यादातर जो प्रैक्टिकल लाइफ में होता है ना, वो क्या होता है, हमें नॉन स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस मिलता है। और नॉन स्ट्रक्चर्ड को उस पर काम करने के लिए जो लैंग्वेजेस हैं वो कौन कौन सी हैं, जो डेटाबेसेस हैं वो कौन कौन से हैं, वो नो एसक्यूएल डेटाबेस है ना। तो इसीलिए नो एसक्यूएल डेटाबेस की वेटेज एसक्यूएल डेटाबेस से कई ज्यादा होती है। एसक्यूएल डेटाबेस के केस में माई एसक्यूएल, ओरेकल, पोस्टग्री एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर आते हैं, जो कि बहुत जाने पहचाने नाम है ना। इनको आपने सुना होगा कई बार। माई एसक्यूएल जो कि ओपन सोर्स डेटाबेस भी है, ओरेकल, पोस्टग्री एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर बहुत फेमस। जबकि नो एसक्यूएल डेटाबेस के केस में वो आते हैं जिनका नाम आपने बहुत कम सुना है, जैसे मोंगोडीबी, बिग टेबल, रेडिस, कैसेंड्रा, एचबेस, न्यू4जे या काउच डीबी। शायद आप में से कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो ये नाम पहली बार सुन रहे होंगे। हम मान सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर फोकस किया जाता है एसक्यूएल डेटाबेस में, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड पर अगर हम देखें तो नो एसक्यूएल डेटाबेस ज्यादा अच्छा माना गया है। समझ में आ गई बात? तो ये नाम जरूर याद रखिएगा, इसी के बेसिस पर ये क्वेश्चन हमने दिया था। तो नो एसक्यूएल के केस में क्या है? एसक्यूएल सर्वर, क्योंकि ये एसक्यूएल डेटाबेस को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? नेक्स्ट, फिर हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था लेटेस्ट ट्रेंड से। नेम द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम दैट वाज अनाउंस्ड इन एन एंड्रॉइड ब्लॉग ऑन Feb 8, 2023। 8 फरवरी 2023 को एंड्रॉइड ने एक ब्लॉग लिखा, एक आर्टिकल पब्लिश किया, जिसमें कहा लेटेस्ट वर्जन कौन सा है। तो आंसर है एंड्रॉइड 14 है, अपसाइड डाउन केक के नाम से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एंड्रॉइड 14। अभी तक था एंड्रॉइड 13 टेरामिसु, और अब अनाउंस हो चुका है एंड्रॉइड 14 भी अपसाइड डाउन केक के नाम से। लेकिन एंड्रॉइड 15 भी लीक होना शुरू हो चुका है कि एंड्रॉइड 15 का नाम क्या होगा? वेनिला आइसक्रीम होगा, क्योंकि स्वीट डिशेस पर बेस्ड होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर होता है ना। तो कई लोग कह रहे हैं कि एंड्रॉइड 15 का नाम यू के बाद वी होगा, दैट इज वेनिला आइसक्रीम। तो देखने में काफी मजेदार लग रहा है, देखते हैं फीचर्स कैसे होंगे आगे आने वाले समय में। वेरी गुड। तो ये 3 क्वेश्चंस थे क्वेश्चन ऑफ द डे, जो प्रीवियस सेशन में मैंने आपको दिए थे। आज के सेशंस की बात करें तो ये रहे क्वेश्चंस, और आज भी 3 क्वेश्चन हैं जिनका आंसर आपको करना है, जो आपको 25 क्वेश्चंस के बाद में मिलेंगे, लेकिन आंसर करना होगा कमेंट बॉक्स में, करिएगा जरूर। तो चलिए पढ़ते हैं एक एक क्वेश्चन और करते हैं इसका आंसर। लीजिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, इफ द एलिमेंट्स ए बी सी डी आर प्लेस्ड इन अ स्टैक एंड आर डिलीटेड वन एट अ टाइम, इन व्हाट ऑर्डर विल दे बी रिमूव्ड। कह रहा है 4 एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, इनको स्टैक में रखा गया है और इनको डिलीट किया जा रहा है। तो डिलीट किस ऑर्डर में किया जाएगा? बहुत बढ़िया, हम जानते हैं स्टैक फिफो आर्किटेक्चर को फॉलो करता है क्या? नहीं, फिफो मतलब क्यू, ये लिफो को फॉलो करता है, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो बाद में आएगा वो पहले जाएगा, है ना, इस तरीके से लिफो होता है। तो इसका मतलब पहले निकलेगा डी, फिर सी, फिर बी, फिर ए। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट?
लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी DCBA, दैट इज द करेक्ट सीक्वेंस। समझ में आ गया? तो यहां पर बात हो रही थी स्टैक की, और स्टैक में लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसके जस्ट रिवर्स, DCBA, दैट इज द करेक्ट वन। वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर इज नॉन लीनियर टाइप? निम्नलिखित में से कौन सा डेटा संरचना गैर रेखीय प्रकार की है? हम जानते हैं दो तरीके के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, एक प्रिमिटिव, एक नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव लीनियर और नॉन लीनियर दो में डिवाइडेड होते हैं। यहां पर पूछ रहा है नॉन लीनियर। हम जानते हैं नॉन लीनियर के केस में दो ही नाम आते हैं, या तो ट्री आएगा या तो ग्राफ आएगा। क्या यहां पर ट्री दिया है? नहीं। क्या यहां पर ग्राफ दिया है? बिल्कुल। तो करेक्ट आंसर इज ग्राफ। वेरी गुड। नेक्स्ट, डैश डेटा स्ट्रक्चर रेफर टू द लिस्ट stored and accessed in a special way where LIFO technique is followed। LIFO आ गया, लिस्ट आ गया, और हम जानते हैं ऐसे डेटा स्ट्रक्चर की बात हो रही है जहां लिस्टिंग की बात हो रही है, LIFO की बात हो रही है। इट मींस की बात हो रही है स्टैक की। अभी हम लोग ने डिस्कस किया था कि स्टैक किसको फॉलो करता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट को। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। Very good. Next, how is a string stored in memory? एक स्ट्रिंग को मेमोरी में कैसे संग्रहित किया जाता है? बताइए। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? स्ट्रिंग का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, यानी कैरेक्टर के सीक्वेंस को ही तो स्ट्रिंग बोलते हैं। तो एज पर दी ऑप्शन आंसर क्या बनेगा? The object of some classes बिल्कुल नहीं। The array of characters बिल्कुल सही। String क्या है? Characters का कॉम्बिनेशन है, character का array है। So that is the correct one। बाकी देख लेते हैं। Same as other primitive data type नहीं। Linked list of characters बिल्कुल नहीं, है ना? That is the correct one। Great। Next question पे आते हैं। Which of the following that determines the need of the circular queue? निम्नलिखित में से कौन सर्कुलर कतार की आवश्यकता निर्धारित करता है? सर्कुलर क्यू का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? क्यू जिसका कोई नल ना हो, जो थर्ड के बाद फिर से फर्स्ट को रिप्रेजेंट करे, है ना? जो थर्ड नोड के बाद फिर से फर्स्ट में आ जाए, चलती रहे जो क्यू, है ना? दैट इज कॉल्ड सर्कुलर क्यू। Follow the LIFO principles, access the queue using priority, avoid wastage of memory, या follow the FIFO principle। हम जानते हैं सर्कुलर क्यू का मेन ऑब्जेक्टिव है मेमोरी की वेस्टेज को अवॉइड करना। सो द करेक्ट आंसर इज अवॉइड द वेस्टेज ऑफ मेमोरी, यानी मेमोरी किसी भी तरीके से वेस्ट नहीं होनी चाहिए। दैट इज द मेन मोटिव ऑफ सर्कुलर क्यू। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। Very good. Next, which of the following application may use a stack? Very important question। अब फिफ्थ ऑप्शन में none of these ले लीजिए आप, है ना? 5 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, वहां पर none of these हो सकता है इस क्वेश्चन की बात करें तो। बताइए, पैरेंथेसिस बैलेंसिंग प्रोग्राम, स्टैक का मतलब क्या है? Which of the following application may use a stack? पैरेंथेसिस बैलेंसिंग प्रोग्राम, process scheduling operating system, conversion of infix arithmetic expression to postfix form। स्टैक का काम क्या होता है? पैरेंथेसिस बैलेंसिंग प्रोग्राम, प्रोग्राम को बैलेंस करने के लिए स्टैक का यूज कर सकते हैं। आंसर है करेक्ट। कन्वर्जन ऑफ इनफिक्स अरिथमेटिक एक्सप्रेशन टू पोस्टफिक्स, इसके लिए भी हम लोग स्टैक का यूज करते हैं, जहां पर इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी, यानी पहला भी करेक्ट है और सी वाला भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर, समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि स्टैक के रिगार्डिंग कौन सी बातें बिल्कुल सही है, एप्लीकेशन क्या है? तो पैरेंथेसिस बैलेंसिंग प्रोग्राम, और दूसरा क्या है?
कन्वर्जन ऑफ इनफिक्स टू दी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन या पोस्टफिक्स फॉर्म। क्लियर? नेक्स्ट, इस तरीके का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो मैच दी कॉलम टाइप का होगा और काफी आसान होगा। मैच दी कॉलम देखो आसान भी होता है, टफ भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर, है ना, क्योंकि अगर एक गलत होगा तो बाकी भी गलत हो जाएंगे, तो पूरी आपकी जो मैचिंग है वो सब रॉन्ग हो जाएगी। आइए देखते हैं इसको। गिवन द लिस्ट ऑफ टास्क इन कॉलम ए एंड लिस्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो एक तरफ आपको कॉलम ए दिया है, एक तरफ कॉलम बी दिया हुआ है, तो बताना है कि इसमें क्या फॉलो कर रहा है, क्या रिलेशन है। रिकर्शन ये किसमें होता है, बाइनरी ट्री में, स्टैक में या क्यू में। देखो सपोज करो कि आपको रिकर्शन नहीं पता किसमें होगा, कोई बात नहीं, बाकी देख लो, क्या पता बाकी आपको पता है। शेड्यूलिंग ये तो बहुत सिंपल है, शेड्यूलिंग किसमें होती है, कौन कौन सी सीपीयू शेड्यूलिंग होती है, और शेड्यूलिंग में काम किसका होता है। शेड्यूलिंग करते समय प्रोसेस की बात होती है, और प्रोसेस के में क्यू भी होती है जिसको रेडी क्यू बोलते हैं, है ना, रेडी क्यू यानी रैम यानी प्राइमरी मेमोरी। तो इसका मतलब शेड्यूलिंग तो क्यू हो गया, ये कंफर्म है। सॉर्टिंग किसमें करते हैं, तो सॉर्ट करने के लिए, सर्च करने के लिए बाइनरी सर्च ट्री या बाइनरी ट्री की मदद लेते हैं। तो यानी सॉर्टिंग जाएगा बाइनरी ट्री के पास, शेड्यूलिंग जाएगा क्यू के पास, और रिकर्शन आ जाएगा स्टैक के पास। रिकर्शन स्टैक, तो आइए देखते हैं। रिकर्सिव होता है रिकर्सिव कॉल करना, है ना, बार बार रिकर्शन, रिपीटेडली प्रोसेस का होना स्टैक को रिप्रेजेंट करेगा। शेड्यूलिंग दैट इज क्यू, है ना, अभी मैंने बताया कि यहां पर आपका क्यू रेडी क्यू होती है, रेडी क्यू का मतलब रैम जहां पर प्रोसेस वेट करता है आकर, राइट। और सॉर्टिंग, सॉर्टिंग किसमें होगी, बाइनरी ट्री में। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा, ए का सेकंड, बी का थर्ड और सी का वन, दैट इज द करेक्ट वन। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, द प्राइमरी डिस्टिंक्शन बिटवीन द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर एंड लॉन्ग टर्म शेड्यूलर इज। हम जानते हैं तीन तरीके के शेड्यूलर होते हैं, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, और एक होता है डिस्पैचर, है ना, ये चार होते हैं हमारे। तो अब यहां पर पूछ रहा है बताइए कि क्या डिस्टिंक्शन है, क्या डिफरेंस है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और लॉन्ग टर्म शेड्यूलर में। तो आप जानते हैं अच्छे तरीके से कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम क्या है, सबसे पहले जो काम करता है वो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर करता है, जो सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लेकर आता है प्रोसेस को, यानी हार्ड डिस्क से रैम में लेकर आना या रेडी क्यू में लेकर आना प्रोसेस को, ये काम होता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का। अब इसके बाद रैम में प्रोसेस को सिलेक्ट करने का काम शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का है। तो हमें समझ में आ गया कि दोनों के कामों में क्या डिफरेंस है। दोनों के कामों में मेन डिफरेंस है उनके एग्जीक्यूट होने की फ्रीक्वेंसी में, कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर हार्ड डिस्क से रैम को दे रहा है प्रोसेस, और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर प्रोसेस में से सिलेक्ट कर रहा है कि किस प्रोसेस की रैम में से किस प्रोसेस को सिलेक्ट करके सीपीयू को दिया जाए। तो ये सिलेक्शन का काम कौन करता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। तो इसका मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ देयर एग्जीक्यूशन, दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। अंडर द कैटेगरी ऑफ डैश राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग फॉल्स। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग डैश की श्रेणी में आती है, कैसी है, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। प्रिमिटिव का मतलब छीन लेना, नॉन प्रिमिटिव का मतलब कोई छीना झपटी नहीं, बड़े प्यार से काम होना। तो मुझे बताइए कि राउंड रॉबिन जो है वो प्रोसेस को छीन लेती है या नहीं। हम जानते हैं कि राउंड रॉबिन में टाइम क्वांटम का इस्तेमाल होता है, जहां पर एक फिक्स टाइम के बाद जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा होता है वो रुक जाता है और फिर दूसरे वाला प्रोसेस आ जाता है। तो इसका मतलब यहां पर प्रिमिटिव अप्रोच है,
यहां पर छीना झपटी चल रही है, तो दैट इज कॉल्ड प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। वेरी गुड। नेक्स्ट, ईथरनेट केबल इज अ पार्ट ऑफ डैश लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। ईथरनेट केबल ओएसआई मॉडल की डैश परत का हिस्सा है। सोच के बताइएगा। जितनी भी केबल्स हैं, जितनी भी टोपोलॉजीज हैं, ये सब किस लेयर पे काम करती हैं? फिजिकल लेयर पे। क्योंकि केबल क्या है? फिजिकल फॉर्मेट में होती है। तो जितनी भी केबल्स होती हैं वो सब कहां काम करती है? फिजिकल लेयर में। तो आंसर होगा फर्स्ट वन। लेकिन अगर यहीं पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता ईथरनेट एड्रेस, केबल की जगह पर अगर लिखा होता एड्रेस, तो ईथरनेट एड्रेस का मतलब होता है मैक एड्रेस, और मैक एड्रेस काम करता है डेटा लिंक लेयर पे। तो यहां पर आंसर हो जाता है इस केस में सेकंड, दैट इज डेटा लिंक लेयर। समझ में आ गया आपको क्या डिफरेंस है केबल में और मैक एड्रेस में? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइवेट आईपी एड्रेस? इनमें से कौन सा प्राइवेट आईपी एड्रेस है? तो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि प्राइवेट आईपी एड्रेस बेसिकली कौन कौन से होते हैं। प्राइवेट आईपी एड्रेस की कैटेगरी में 10.0.0.0 से लेकर 10.255 वाली रेंज, 172.16.0.0 से लेकर 172.31.255.255 और 192 वाले में 192.168.0.0 से लेकर 192.168.255.255, ये होते हैं आपके प्राइवेट आईपी एड्रेस। अब इनमें से अगर आपको ये याद होगा तो आप देख लेंगे कि 192.168.24.43 यही आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस होगा, है ना। नॉर्मल सी बातें समझ गए होंगे आप। प्राइवेट आईपी एड्रेस इज द एड्रेस ऑफ योर नेटवर्क राउटर असाइंड टू द डिवाइस। कह रहा है प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या होता है? जो राउटर आपकी डिवाइस को एड्रेस देता है उसे प्राइवेट आईपी एड्रेस बोलते हैं। समझ में आ गया? राउटर जो आपकी डिवाइस को देगा दैट इज कॉल्ड प्राइवेट आईपी एड्रेस। और इसके अलावा जितने भी एड्रेस हैं वो सब पब्लिक है ना। इन तीनों के अलावा जो भी आईपी एड्रेस हैं उन्हें पब्लिक आईपी एड्रेस की कैटेगरी में रखते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, IEEE स्टैंडर्ड फॉर ब्लूटूथ। ब्लूटूथ का IEEE स्टैंडर्ड क्या है? हम जानते हैं ब्लूटूथ एक पर्सनल एरिया नेटवर्क है, और पर्सनल एरिया नेटवर्क के केस में 802.15 बनता है, जबकि 0.1 वाला डिनोट करता है ब्लूटूथ को। सो द करेक्ट वन इज ऑप्शन नंबर 1, 802.15.1 फॉर द ब्लूटूथ। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, बताइए इसका आंसर। कह रहा है विच इज द लेयर दैट कन्वर्ट पैकेट टू फ्रेम एंड फ्रेम टू पैकेट इन दी ओएसआई मॉडल। अगेन बहुत प्यारा क्वेश्चन। ओएसआई मॉडल में ऐसी कौन सी लेयर है जो पैकेट को फ्रेम में और फ्रेम को पैकेट में कन्वर्ट करती है? अब यहां पर आपको आंसर देना होगा टॉप लेयर के अकॉर्डिंग। जैसे पैकेट टू फ्रेम, पैकेट का मतलब नेटवर्क लेयर और फ्रेम का मतलब डेटा लिंक लेयर। तो यहां पर पैकेट मतलब कौन सी लेयर? नेटवर्क, ये ऊपर होती है, और डेटा लिंक लेयर नीचे होती है। तो इन दोनों में से प्रायोरिटी किसको देंगे? नेटवर्क को। आगे आ जाइए, फ्रेम टू पैकेट, फिर से वही बात। इन दोनों में अगर कंपैरिजन करें तो कौन सी ऊपर वाली लेयर है? नेटवर्क लेयर, जो कि पैकेट को डील करती है। तो आंसर क्या हो जाएगा गाइस? नेटवर्क लेयर, दैट इज द above layer in comparison to the data link layer which deals with the frames. समझ में आ गई बात? वेरी गुड। नेक्स्ट, which command line can be used to restart a running Linux system immediately? कह रहा है ऐसी कौन सी कमांड है जिसकी मदद से हम लाइनेक्स में सिस्टम को तुरंत रीस्टार्ट कर सकते हैं। किसके द्वारा सिस्टम को रीस्टार्ट किया जा सकता है? ये कमांड्स आपको दी हुई हैं, और करेक्ट आंसर है दिस वन, शटडाउन -R फॉर रीस्टार्ट। नाउ मतलब इमीडिएटली,
तो लाइनेक्स में सिस्टम को तुरंत रीस्टार्ट करने के लिए इस कमांड का यूज करते हैं, जो बताता है कि पहले शट डाउन कर दो, फिर उसको स्टार्ट कर दो, और नाउ का मतलब इमीडिएटली, तुरंत ये काम कर दिया जाए, है ना। दैट इज द कमांड गाइस। वेरी गुड। नेक्स्ट, which of these following wireless technology provides mesh network architecture in easiest way? कह रहा है नीचे दी गई वायरलेस टेक्नोलॉजीज में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो मैश नेटवर्क प्रोवाइड करती है। मैश नेटवर्क मतलब कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, जो सबसे बढ़िया नेटवर्क है। ज्यादातर मैश नेटवर्क सपोर्ट करता है जिगबी केस को, क्योंकि ये लाइट वेट है ना, बहुत हल्की है, और आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए आईओटी में यानी आईओटी का मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इस आर्किटेक्चर में सबसे बेस्ट मानी गई है। तो दैट इज कॉल्ड जिगबी। जिगबी के बाद में हम प्रेफरेंस देते हैं ब्लूटूथ को। अब अगर आपस में डिवाइसेस को कम्युनिकेट करवाना है तो ब्लूटूथ तो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई है ना, और जिगबी ज्यादा बेटर काम करती है। नो डाउट कि इसकी रेंज कम है, लेकिन इसकी कनेक्टिविटी फास्ट है ना। दैट्स व्हाई द प्रेफरेंस गिवन इन द मैश नेटवर्क टू जिगबी। क्लियर? वेरी गुड। विच इज द करेक्ट ईमेल लिंक? अगर हम बात करें तो इनमें से कौन सा ऐसा सिंटैक्स है जो करेक्ट मेल को रिप्रेजेंट करता है? कहां पर? जब हम HTML की बात करते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की बात करते हैं, तो वहां पर ईमेल को कनेक्ट करने के लिए लिंक कौन सा बेटर माना गया है? आंसर इज लिंक की बात हो रही है, और लिंकिंग के लिए हमेशा एंकर टैग का यूज करते हैं, AHRF का यूज होगा, और मेल टू का इस्तेमाल करते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, AHRF। मेल टू, जिसको मेल भेजना है उसका एड्रेस, डोमेन नेम यूजर नेम के साथ पहले यूजर नेम लिखेंगे, फिर @ के बाद डोमेन नेम लिखेंगे और भेज देंगे मेल। तो दैट इज द करेक्ट रेफरेंस गाइस। क्लियर है? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 17, इसका आंसर दीजिए क्या होगा? द सर्किट यूज्ड टू स्टोर 1 बिट ऑफ डेटा इज कॉल्ड। 1 बिट डेटा को स्टोर करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सर्किट को क्या कहा जाता है? बिट का मतलब 0 1, 0 और 1 कंप्यूटर में जहां स्टोर होता है दैट इज कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप। इसे क्या बोलते हैं? फ्लिप फ्लॉप। और फ्लिप फ्लॉप के कलेक्शन को बोलते हैं रजिस्टर। द कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड रजिस्टर, जो कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है और सीपीयू के अंदर भी होती है ना। दैट इज कॉल्ड रजिस्टर। वेरी गुड। नेक्स्ट, which coding scheme is used for representing various writing systems of India? भारत की विभिन्न लेखन प्रणालियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस कोडिंग योजना का उपयोग किया जाता है? एकमात्र ऐसी कोडिंग स्कीम है जो इंडियन के लिए यूज की जाती है, जो इंडियन सिस्टम्स में यूज की जाती है, इंडियन लैंग्वेज में यूज की जाती है। विच कोडिंग स्कीम गाइस? आस्काई, यूनिकोड, BCD या आईस्की? करेक्ट आंसर होगा ISCII, दैट इज कॉल्ड ISCI, दैट स्टैंड्स फॉर इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कभी भी कोडिंग सिस्टम की बात हो, इंडिया के रिस्पेक्ट में बात की जाए, हमेशा आंसर क्या होगा? ISCII। ISCI इज द करेक्ट वन, दैट स्टैंड्स फॉर इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्लियर है? वेरी गुड। डैश इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल इन विच हार्डवेयर इज वर्चुअलाइज्ड इन द क्लाउड। कह रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा मॉडल है जिसमें हार्डवेयर को क्लाउड में वर्चुअलाइज किया जाता है। हार्डवेयर को क्लाउड में वर्चुअलाइज करने का मतलब, हार्डवेयर क्या है? एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक इंफ्रा है, और इसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? क्लाउड में। तो याद रखिएगा, जब कभी भी हार्डवेयर की बात होती है, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस में कन्वर्ट करने की बात होती है, इसे तो बोला जाता है
infrastructure as a service. Cloud computing service model in which hardware is virtualized in the cloud, that is called infrastructure as a service. अब क्वेश्चन ये उठता है, सर कितनी क्लाउड बेस्ड सर्विस होती है? तो क्लाउड बेस्ड सर्विस में पहला नाम है पास, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, दूसरा नाम है IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, और तीसरा नाम है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, दैट इज कॉल्ड SaaS. पास, IaaS और SaaS, ये तीन होते हैं क्लाउड बेस्ड सर्विस. क्या डिफरेंस है आइए जानते हैं. पास का मतलब है प्लेटफॉर्म, जैसे इट इज यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग ऑनलाइन कोडिंग. हम लोग ऑनलाइन कोडिंग के लिए जो प्लेटफॉर्म यूज करते हैं ये होते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, जो हमें प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कोडिंग करने के लिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर द कोडिंग पर्पस, ये हो गया पास. इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस IaaS, ये क्या है? ये वेब सर्विस है, जैसे Amazon AWS, Amazon वेब सर्विस, गूगल की वेब सर्विस, माइक्रोसॉफ्ट की वेब सर्विस, ये सब हमारी क्या है? जो वेब सर्विसेज हैं, दैट इज कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस. और SaaS का मतलब क्या है? SaaS मतलब सॉफ्टवेयर, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमें गाइड कर रहा है ऑनलाइन. तो वो सॉफ्टवेयर्स कौन से होते हैं? जैसे गूगल मैप, जिसकी मदद से हम रोड को ट्रैक कर सकते हैं, है ना, जर्नी को ट्रैक कर सकते हैं, गूगल मैप. तो ये कैसा है? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. वेरी गुड. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20. डैश इज एन ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म बेस्ड ऑन इजी टू यूज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. कह रहे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को आसान करने के लिए एक ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म डिजाइन किया गया, जिसका क्या नाम है गाइस? डैश उपयोग में आसान हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर आधारित एक ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, जिसको इस्तेमाल किया जाता है माइक्रो कंट्रोलर की तरीके से, एंड दैट इज कॉल्ड एर्डिनो. क्या है गाइस? एर्डिनो है, जो कि एक तरीके का माइक्रो कंट्रोलर है, जिसका काम है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको सपोर्ट करना, उसमें जो चिप्स यूज होती हैं उनको रिप्लेस करना. दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्डिनो. समझ में आया? और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओपन सोर्स कैटेगरी में आएगा. वेरी गुड. नेक्स्ट, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, बहुत ध्यान से देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन. एक बार पॉज करके सोचिए कि आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे. The octal equivalent of 15 base 10, 10 का मतलब डेसिमल, तो ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ इस डेसिमल का ऑक्टल इक्विवेलेंट क्या होगा? ऑक्टल मतलब जिसकी बेस वैल्यू क्या होती है? 8, दैट इज कॉल्ड ऑक्टल. तो इसका मतलब क्वेश्चन में कह रहा है इस डेसिमल नंबर को, इस डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को ऑक्टल में कन्वर्ट करिए. कर पाएंगे क्या? सोचिए. बहुत आसान है. जो भी नंबर गिवन है उसको 8 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा. लेकिन कहानी में ट्विस्ट है, सिर्फ 8 से डिवाइड ही नहीं करना है, कुछ और भी ध्यान देना है. वो क्या? आइए देखते हैं. तो सबसे पहले हमें जो नंबर गिवन है वो क्या है? 15. और हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है? ऑक्टल में. तो 8, ऑक्टल का मतलब 8 होता है. 8 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 8 1 जा 8, रिमाइंडर कितना आ गया? 7. अब आंसर क्या होगा? ये कितनी बार गया? एक बार 8 1 जा 8, और रिमाइंडर कितना आया? 7. तो आंसर बनेगा 1 और 7 17. समझ में आया? डिविजिबल कितनी बार हुआ और रिमाइंडर क्या हुआ, दोनों को एक साथ लिख देंगे तो दैट इज द आंसर. 17 इज द करेक्ट वन. ये बन गया ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन. इसका ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन इज दिस वन. क्लियर है? एक क्वेश्चन और करना चाहेंगे इस पर बेस्ड? बिल्कुल करिए. ये लीजिए, तो यहां पर हमने दिखा भी दिया है कि पहले 1 फिर 7 को लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 17. ठीक है, समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन गाइस. अब ये करिए.
द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ 14, ये क्या है डेसिमल में, बेस 10 है इसका डेसिमल है, ऑक्टल मतलब बेस 8 में कन्वर्ट करना है। तो आपको भी मैंने क्या समझाया कि जो भी नंबर होगा उसको 8 से डिवाइड कर देंगे। निकाल लिया आंसर आप लोग ने, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 16। फर्स्ट इज द करेक्ट वन गाइस। कैसे किया आइए फिर से देख लेते हैं। 8 1 जा 8 और रिमाइंडर कितना हुआ 6, तो 1 ये रहा 6 ये रहा, मिला के लिख दो क्या बन गया गाइस 16, दैट इज द करेक्ट वन। 1 देन 6। आगे आपको अब कोई भी दिया हो आप कर लेंगे। 0 डेसिमल का ऑक्टल 0 होगा, 1 का 1 होगा, 2 का 2 होगा, 3 का 3 होगा, यानी आप देखिए 7 तक कोई दिक्कत नहीं है, 7 तक सेम है, 7 तक 7 ही होगा, क्योंकि ऑक्टल की रेंज कितनी होती है 0 से लेकर 7 तक, तो 7 तक तो घबराने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। जैसे ही 8 आ जाएगा यहां पर, उसका अगर ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन की बात होगी है ना 8, तो इसका क्या बन जाएगा 10, 8 1 जा 8, 0 आ जाएगा यहां पर 10, 9 का बन जाएगा 11, है ना, समझ गए आप ना कैसे। तो सेम 9 का 11 आंसर आएगा, 10 का 12 आएगा, 11 का 13 आएगा, 12 का 14 आएगा, 13 का 15 आएगा, 14 का 16 आएगा और 15 का 17 आएगा, है ना, दैट इज द करेक्ट वन। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया किस तरीके से करेंगे, है ना, बस यहीं तक आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 15 16 भी पूछ सकते हैं, है ना, कुछ भी पूछे कर लेंगे आप। नेक्स्ट, EBCDIC extended binary coded decimal interchange code coding scheme uses dash bit to code different character। EBCDIC कितने बिट की स्कीम है? अगर आपने कोडिंग स्कीम्स को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आप जानते हैं कि EBCDIC 8 बिट की कोडिंग स्कीम है जिसको IBM के द्वारा डेवलप किया गया है। यह भी याद रखिएगा कि EBCDIC इज डेवलप्ड बाय द IBM। एक बार पढ़िए जो मैंने लिखा है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड इज एन 8 बिट कैरेक्टर इनकोडिंग। कितने बिट की है 8 बिट की कैरेक्टर इनकोडिंग स्कीम है, यूज्ड मेनली ऑन IBM। ये IBM के मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में और IBM के मिड रेंज कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होती है। कहां कहां पर? IBM के दो कंप्यूटर्स में, एक IBM के मेन फ्रेम कंप्यूटर में जो हैवी डेटाबेस रखने में काम लिया जाता है, और दूसरा IBM के मिड रेंज कंप्यूटर्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्या ये बात समझ में आई? वेरी गुड। नेक्स्ट, इन पाइथन फाइंड विच वन इज नॉट एन एक्सेप्शन हैंडलिंग कीवर्ड। पाइथन में बताइए कि इनमें से कौन सा एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए कीवर्ड नहीं है। हम लोगों ने समझा था प्रीवियस लेक्चर्स में कि एक्सेप्शन का मतलब होता है एरर। एरर को हैंडल करने के लिए फाइनली का यूज किया जाता है, ट्राई का यूज किया जाता है, एक्सेप्ट का यूज किया जाता है, लेकिन किसका यूज नहीं करते? इसका नहीं करते, ACCEPT, दैट इज द रॉन्ग वन। तो एरर हैंडलिंग में हमने आपको प्रीवियस सेशंस में डिटेल में बताया था कि कितने तरीके की एरर आती हैं पाइथन में और उनका क्या मतलब है। एरर को हैंडल करने के लिए किसका यूज करते हैं, किन कीवर्ड्स का? तो फाइनली, ट्राई, एक्सेप्ट, इन कीवर्ड्स की मदद से हम एक्सेप्शन को हैंडल यानी एरर को हैंडल कर सकते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट, इन विच लैंग्वेज पाइथन इज रिटन। पाइथन किस भाषा में लिखी गई है यह आपको बताना है, जावा, C#, सी या पर्ल। तो आपको पता होगा कि पाइथन लिखने में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करी गई है, इसको लिखा गया है सी प्रोग्रामिंग के बेसिस पर, है ना। तो कुछ कुछ यहां पर ये किस पर बेस्ड है गाइस? सी प्रोग्रामिंग पर बेस्ड है। तो इन विच लैंग्वेज पाइथन इज रिटन? इन सी लैंग्वेज। नेक्स्ट, तो 25 क्वेश्चंस हो गए हमारे यहां पर। उम्मीद है
कि आपने बेटर स्कोर किया होगा, ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, इनकी एक्सप्लेनेशंस आपको समझ में आई होंगी। अब 3 क्वेश्चन बैक टू बैक जिनका आंसर आपको देना है। अब आपकी बारी है आंसर करने की। 3 क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहे हैं, बेस्ट क्वेश्चंस हैं। बताइए इनका आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड वेरिएबल इन पाइथन। निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन में अमान्य वेरिएबल है। तो वेरिएबल की कुछ शर्तें होती हैं। अगर पाइथन में वेरिएबल की शर्तें आपको पता हैं तो आप बता पाएंगे कि इसमें से कौन सा इनवैलिड है। अच्छे से देखिएगा और बताइएगा आंसर में। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ पाइथन फाइल। पाइथन फाइल का सही एक्सटेंशन क्या है। इस फाइल को किस नाम से सेव किया जाता है। .python, .pyt, .py या नन ऑफ दीज। क्या होगा इसका आंसर, ये भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और तीसरा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, फेमस क्वेश्चन ये रहा, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। पाइथन में ही ये क्वेश्चन है और पूछ रहा है कि इसका आउटपुट बताइए क्या होगा पाइथन में। प्रिंट ब्रैकेट 1,2 प्लस 3,4। तो अगर प्लस दिया होता है पाइथन में तो इसका क्या मतलब होता है। अगर आपको यह पता होगा तो इसका आंसर भी आपको पता होगा। ये रहे ऑप्शंस आपके सामने, बताइएगा कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या होगा। इन तीनों ही क्वेश्चन के आंसर्स को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लियर है गाइस। आज का सेशन आपको कैसा लगा एक बार लाइक करके बताइएगा और कमेंट में बताइएगा कि सब पॉइंट्स क्लियर हो गए। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा कंप्यूटर के वीडियो से कनेक्ट करने के लिए। और अगर आप बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि कोई दूसरी वीडियो देखने की रिक्वायरमेंट ना हो, कोई दूसरी बुक से पढ़ने की रिक्वायरमेंट ना हो, तो आप इस कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं जो गारंटी करता है मैक्सिमम स्कोर की। और समझ में आएगा ये तो डैम श्योर है। क्लियर है। तो अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा, फिर आप इस कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। और किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग कुछ पूछना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप हमसे पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में जहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर बात करेंगे और साथ ही साथ आज की जो 3 क्वेश्चंस थे इनका भी एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग बेस्ट 25 क्वेश्चंस के साथ। टिल देन गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।